नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास हिंदी ध्रुवी क्लासेस में। और हम आज हिंदी साहित्य के इतिहास जो है और उसमें कुछ प्रमुख जो इतिहासकार हुए हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, तौसी, मिश्रबंधु, काफियों का हमने 3-4 का पढ़ लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वैसे तो हमने पढ़ लिया था, पर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहूँगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा वापस से लेना बेहतर समझा। थोड़ा आप देखिएगा। जैसे इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो ये था 1929 में लिखा था इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे तो ये इन्होंने हिंदी साहित्य की जो हिंदी शब्द सागर है उसकी भूमिका के रूप में लिखा था इसको, लेकिन फिर इसको एक स्वतंत्र रूप दिया गया 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास का एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। अब इनकी एक लाइन देखिएगा आप, जैसे ये है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये जो लाइन है इस पे बहुत सारे शोध हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं। किस प्रकार, पहले तो इस लाइन को अच्छे से समझिएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं इस लाइन में कि प्रत्येक देश का साहित्य। अब आप इस लाइन को छोड़िए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब भी, जैसे आप और हम ही ले लेते हैं, जब भी हम कोई साहित्य लिखेंगे तो हमारा उस टाइम मन कैसा है, हमारा मूड कैसा है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उसका वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बस यही बात यहाँ पे ये आचार्य शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जो वहाँ का साहित्य है तो वहाँ, और जो जनता है, मतलब वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, तो उनका इस पे प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। यानी जो साहित्य का प्रतिबिंब है उस पे पड़ेगा कि वहाँ का वातावरण कैसा था, उनकी युगीन परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक बंधन कैसे थे, कुछ रूढ़ियाँ थी, और जो भी उनके चाल चलन थे, रीति रिवाज थे, संस्कृति, सभ्यता थी, ये सब चीज़ों का प्रभाव उस समय के साहित्य पे पड़ना ही है। ये बात इनकी ऐसे कही। इनकी लाइन पूरी आप सुनिएगा एक बार कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए, जैसे समय बदलेगा तो साहित्य भी बदलेगा। अभी जैसे वर्तमान में ही देख लो आप, हम है ना थोड़ा जैसे दलितों पे भी हम थोड़ा साहित्य लिखना शुरू कर रहे हैं। पहले स्त्रियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अब हम स्त्रियों पे भी अपना अच्छा खासा साहित्य लिखना शुरू कर रहे हैं। जो रूढ़िता थी उससे आगे बढ़ के अच्छा साहित्य लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो हमेशा भक्ति पे ज़्यादा लिखा जाता था, कभी ब्रज भाषा पे, कभी किसी पे, एक ना प्रचलित रीति आई ना, उससे आगे चल के हम लोगों ने कुछ नया लिखने की कोशिश की। तो वो इसी लाइन पे बिल्कुल एक औचित्य स्थापित करता है कि जो साहित्य बदलेगा, यानी जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलेगी, तो साहित्य भी उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये इनकी मेन लाइन ये थी, और ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये कई बार एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है। अब इनका ये दीजिए, नेक्स्ट देखिए कि जो प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत करता है। प्रवृत्ति मूलक, इन्होंने जो रचना का जो नामकरण किया है, रचना की जो काल विभाजन किया है, वो इनका सबसे, जैसे सवाल ऐसे पूछा जाता है किस प्रकार का था, तो ये इनका आंसर होगा कि प्रवृत्ति मूलक था। मतलब इन्होंने प्रवृत्तियों पे, जैसे भक्ति काल की प्रवृत्ति चली, रीति काल की प्रवृत्ति चली, तो ये एक प्रवृत्ति विशेष था इनका। और अपने क्षेत्र में मील का पतन, इस शब्दावली का मतलब ये है कि इनके एक एक कहे हुए लाइन पे, एक एक शब्द पे इनके ना मतलब वो मतलब शोध होते हैं। जैसे इन्होंने ये लाइन कही है, इसके अलावा भी बहुत सारी है। तो इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल को हम अपने साहित्य में बहुत ही एक मील का पत्थर माना जाता है। और ये देखिए, तटस्थ नहीं रह पाए। ये अब इसका लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि इन्होंने क्या करा कि इनका क्या, तुलसी के प्रति थोड़ा झुकाव बहुत ज़्यादा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये उनके प्रिय मतलब थे, अपन मान सकते हैं इनको। तो इन्होंने क्या करा कि तुलसी की प्रियता थी ना, वो कबीर के प्रति थोड़ा क्या है कि इनको हटा के चली, खींच लिया उन्होंने, कि कबीर की तरफ झुकाव नहीं हो पाया, क्योंकि तुलसी इनके बहुत प्रिय थे। तो कई बार तो ऐसा आता है कि जैसे कुछ लेखकों ने भी इनके बारे में कहा है कि कबीर को तो इन्होंने मतलब कवि ही नहीं माना। और वीरगाथा काल, इन्होंने जो नामकरण दिया था, आपको पता है 4 नामकरण दिए थे इन्होंने। उसमें से सबसे ज़्यादा ना जो इनकी हुई थी आपत्तियाँ, तो वो इसी पे हुई थी कि इन्होंने जो वीरगाथा काल नाम क्यों दिया।
तो हालांकि इनको आगे जाके मान लिया गया था ऐसा, पर फिर भी इस पे आपत्तियां बहुत ज़्यादा हुई। वो इस प्रकार हुई क्योंकि इन्होंने जैसे खाली वीर गाथा काल का तो था नहीं उसमें रासो ग्रंथ, तो इसमें जैन भी था, सिद्ध था, बौद्ध था और नाथ थे। तो इस प्रकार वो भी और चीज़ें इसमें सम्मिलित थी, पर इन्होंने सिर्फ वीर गाथा काल दिया, तो ये सबसे ज़्यादा इन पे मतलब आपत्तियां इस पे दर्ज कराई गई इनकी, ये था। और दूसरा था मिश्र बंधु के बारे में इन्होंने एक बात कही थी कि ये भी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अगर इसको याद करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ना परीक्षा में पूछी जाती है कि ऐसी लाइन किसने किसके बारे में कही। तो ये इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में इनकी एक एक कही हुई लाइन, एक एक शब्द पे शोध अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। तो इन्होंने एक लाइन की थी मिश्र बंधु के बारे में कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य और पूर्व उत्तर में आंखें मूंद कर बांटना समझदारी नहीं है। इनकी एक्चुअल में लाइन ये थी कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंखें मूंद कर बांट देना, ये भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है, किसी भी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये इनकी पूरी लाइन थी और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ऐसी कोई लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु के बारे में कही है। तो इन्होंने इसलिए ऐसे कहा क्योंकि मिश्र बंधुओं ने जब इन्होंने कालखंड अपना जो रचना काल में जो कालखंड विभाजन किया था उसमें ऐसे बांटा था कि आदि और मध्य, मध्य को फिर से दो भागों में, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, फिर ऐसे करके उत्तर को बांटा, फिर उत्तर पूर्व, ऐसे ऐसे करके इन्होंने विभाजन किया। इसलिए इन्होंने ये इन्होंने ये बात कही है इसके ऊपर। और इन्होंने क्या करा कि जो जितनी भी रचनाएं इन्होंने अपने उसमें साहित्य में अंदर डाली है, उनका जो विवेचन किया उसमें क्या करा कि इन्होंने उन रचनाकारों का कम, लेकिन उन रचनाओं का मूल्यांकन जो है, मतलब रचनाओं की प्रवृत्तियां कैसी रही, समय का विभाजन कैसा रहा था, उस समय की जो युगीन परिस्थितियां कैसी रही और किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, ये उन्होंने ज़्यादा उस पर अपना ध्यान रखा। अब आगे देखते हैं अपन। आचार्य ये राम कुमार वर्मा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में ये इनका पूछा जाता है कि जो इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ये किसका है, तो ये राम कुमार वर्मा का है। ये सवाल कई बार एग्जामों में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे यूजीसी नेट हो आपका। और ये जो रचना काल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका 1938 में लिखा गया। और एक ये लाइन है, जब ऐसे सवाल आते हैं ना सत्य सत्य में, तब ये लाइन जरूर पूछी जाती है कि इनका जो समय का विभाजन है, इन्होंने जो कहाँ से कहाँ तक बताया है, तो इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी, ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। और इनका आधार ग्रंथ है, यानी इन्होंने अपनी जो सामग्री है, अपने चाहे कवियों का हो या कोई तिथि क्रम हो, तो इनका जो आधार ग्रंथ है वो सामान्यतः रामचंद्र जो शुक्ल है वो रहे इनके। हालांकि पूरा इन्होंने नहीं उठाया और इन्होंने तो अपनी रचना भी पूरी नहीं की, ये एक अधूरा ग्रंथ है आपकी। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो मैंने यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वही इसमें सामान डाला है, वही इसमें लाइनें लिखी है मैंने। इनका जो ये ग्रंथ है वो अधूरा, आगे जैसे सवाल पूछ ले जाएगी कि कौन सा ग्रंथ अधूरा है, क्योंकि इसमें सिर्फ भक्ति काल तक का वर्णन है, उसके आगे का नहीं है। तो इस प्रकार ये एक अधूरा ग्रंथ है, इन्होंने अपना जो सेकंड पार्ट था वो लिखा ही नहीं, जबकि ये 2 पार्ट में बंटना था। और इन्होंने अपभ्रंश की रचना वो सारी समेट ली। अब कैसे, ये लाइन आप यहाँ देखिए 693 ईस्वी में, जबकि आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो उन्होंने 1050 से 1375 माना है, और उससे पहले जो रचनाएं लिखी थी वो जैसे अपभ्रंश की थी, और जो नाथ और सिद्ध थे और जो जैन थे, तो जो अपभ्रंश की रचनाएं इसलिए क्योंकि इन्होंने 693 ईस्वी के लगभग इन्होंने अपना रचनाएं जो थी वो सारी समेटी, इसलिए इनकी अपभ्रंश की रचना भी इस ग्रंथ के अंदर आ गई। और इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल ने जिसको आदिकाल है उसको जो वीर गाथा काल का इन्होंने चारण काल कहना, ये भी सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है कि चारण काल यानी आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो ये दिया आचार्य राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, ये इस प्रकार ऐसा है। और आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। ये एक ऐसे ना रचनाकार थे जो जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बराबर की टक्कर दी। वो किस प्रकार कि कहते हैं कि शुक्ल के बाद अगर हिंदी जगत में नतमस्तक होकर किसी को स्वीकारा है तो वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
क्यों इन्होंने हर एक बात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोली है उसका खंडन किया, और वो भी बिल्कुल एक प्रमाणिक सत्य पे होके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाइयों में नहीं करी, उस पे जब भी किसी बात का खंडन किया तो उसको बिल्कुल इन्होंने प्रूव भी किया उस बात को। इनकी 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखी है, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में लिखी है, और ये हिंदी साहित्य का आदिकाल ये लिखी है 1964 में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये 1964 में। तो ये तीनों का रचनाक्रम तो पूछ ही जा सकते हैं कि जैसे 1940, 1952, 1964 में ऐसे करके इनका ये पूछा जा सकता है। और इन्होंने जो आदिकाल है वो आदिकाल ही नाम दिया। ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और ये जैसे यहाँ लिख रखा है, शुक्ल की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह, क्योंकि शुक्ल ने जो जो बातें कही उसका खंडन बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने किया है। जैसे कबीर को, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने तुलसीदास के प्रति इनका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मोह था ना, कबीर के प्रति इनका गलत करवा गया। तो अब यहाँ ये देखिएगा, कबीर को अगर आप कोई बोले ना, आपको पूछे कि कबीर को स्थापित करने का जो उनको जो श्रद्धा जो शौर्य है वो किसको जाता, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इन्होंने कबीर को बहुत ही अच्छी तरीके से स्थापित किया है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल ने तो कबीर को कभी नहीं माना, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया। उनकी सारी जो रचनाएं थी उनके बारे में, इनकी एक रचना भी है, खाली कबीर करके रचना है, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो उसमें इन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छा बताया है। फिर है आगे गणपति चंद्र गुप्त है अपने नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब इनको आपको याद भी करना पड़ेगा कि ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कैसे है, गणपति चंद्र गुप्त का है। इन्होंने 1965 में लिखी है रचना। अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि गणपति जी थे वो वैसे में बहुत इंटेलिजेंट थे, तो वो हमेशा अपनी बातें तर्क और वितर्क करते थे, तो ये वैज्ञानिक उनकी बुद्धि थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए इन्होंने कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां करी, पर ये टिप्पणी बहुत अच्छी है इनकी कि वह पहले कवि थे, वह पहले व्यक्ति जिन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं और मतों का खंडन किया। तो ये लाइन इनकी बहुत मतलब पूछी जाती है बार बार, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये बात किसने कही है। तो ये बात गणपति चंद्र गुप्त ने कही। किसके बारे में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के में। और ये शुक्ल के प्रति जो खंडन मंडन चला था इनका, इसके बारे में बातचीत करी इन्होंने। आगे देखिए हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। ये सवाल आगे पहले, इससे पहले फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में है। तो ये है अपने 16 खंडों में, ये रहा 16 खंडों में। हालांकि उस प्रश्न में ऐसा हुआ कि 15 खंड दे दिए, तो वो थोड़ा गलत हो गया था उनका, आरपीसी ने हटा दिया। लेकिन हाँ, इसके जो 16 खंड है उसमें, और ये नागरणी प्रचारिणी सभा अपने बहुत मानी हुई प्रमाणिक है, ये वहाँ काशी से प्रकाशित होती है, वहाँ से इसके जो ये प्रकाशन हुआ था इसका। और इसका जो छठा भाग था वो इन्होंने जो रीति जो काल था वो जो है उन्होंने नगेंद्र शर्मा ने लिखा है। और ये एक वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, अगर जैसे अपने कोई सामान्य अगर शोधकर्ता पढ़े जाए तो ये उनके लिए उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डिटेल्स में किसी को चाहिए तो जैसे कोई रचना खुद अगर कोई अपनी कोई शोध कर रहा हो तो उसके लिए बहुत कारगर चीज़ है। आगे देखिए आप, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हर एग्जाम में पूछी ही जाती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, चाहे यूजीसी नेट दे रहे हो, चाहे पीएचडी दे रहे हो। हिंदी साहित्य, ये कितनी बार भी आ चुका है सवाल। तो ये किसकी रचना है? ये धीरेन्द्र वर्मा की है। ये किसकी रचना? हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा की। अब मैं कुछ तो आपको खुद ही यहीं पे याद करा देती हूँ। जैसे मोतीलाल मेनारे, ये कौन सी रचना है? ये राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। आप कैसे याद करोगे? जैसे ये मोती नाम है, अपने राजस्थान में इसी टाइप के नाम रखते हैं, मोतीलाल, हीरा लाल, ऐसे। तो ये राजस्थानी साहित्य, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और मोती की फ्रेंड कौन थी? रूपरेखा। तो ऐसे करके आप ये याद रख सकते हैं कि मोतीलाल मेनारे की रचना का नाम क्या था? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। दूसरा है अपने नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। ये नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका। और ये टिक्कम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। अब ऐसे आप कैसे याद रखोगे इसको कि तोमर जैसे अपने नाम सुना है, मुगल काल में कई बार उनका सरनेम होता था। तो ये जो तोमर प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, बहुत ही वीर होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सके, हिंदी वीर काव्य किसने लिखा? तोमर ने। और ये है नलिन विलोचन शर्मा, इसका है साहित्य का इतिहास दर्शन।
आप ऐसे याद रख सकते हो कि लोचन है ना, लोचन क्या नेत्र होते हैं, उनसे क्या करते हैं, दर्शन करते हैं अपन। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि साहित्य का ये दर्शन, ऐसे याद कर सकते हैं अपन, विलोचन यानी लोचन से क्या करेंगे, दर्शन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। यहाँ पे ये नेक्स्ट राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारी रचनाएं जो मैंने वहीं आपको दी है जो बहुत ज़रूरी और ख़ास थी, बाकी का मैंने यहाँ दिया नहीं है। बाकी रचनाएं बहुत सारी हैं, पर ये ऐसी जो हर एग्जाम में पूछी ही जाती है। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब इनको आप कैसे याद करोगे कि जैसे कोई स्वरूप, किसी भी चीज़ का स्वरूप जानने के लिए अपन क्या करते हैं, उनको टच करते हैं, उनको जैसे कोई भी स्वाद लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसकी संवेदना। ये साइकोलॉजी में पढ़ते भी हैं अपन, संवेदना से किसी भी चीज़ के स्वरूप को जाना सकता है। तो राम के स्वरूप को जानने के लिए क्या करेंगे हम, संवेदना, संवेदना का विकास करेंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जैसे बच्चन सिंह तो थे, वैसे वो जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे बच्चन सिंह, तो वो अभी इनको जानते हैं, वर्तमान के लगभग कुछ बच्चे जानते हैं, तो आधुनिकता में आते हैं वो। तो ऐसे कर सकते हैं अपन, याद कर सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और इनका एक दूसरा और भी है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इनकी एक और रचना भी है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका है हिंदी साहित्य का अतीत। और अब इसको कैसे याद करेंगे अपन, जैसे विश्व, इतिहास किसका है, विश्व का, अतीत, ये रहा अतीत। ऐसे इनको लिंक करके पढ़ने में क्या आसानी होती है, वरना बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे कवि हैं, कैसे याद करें। तो अतीत, अतीत किसका होगा, विश्व का। तो ऐसे याद कर सकते हैं, विश्व के नाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत। और ये लास्ट रचना आज की अपनी राम नरेश त्रिपाठी, इनका है कविता कौमुदी। इनके 2 भागों में लिखी है इनकी। तो ये नरेश, और ये जो नरेश त्रिपाठी कोई नाम के थे, 2 दोस्त थे, राम और नरेश के, और उनकी एक कविता भी इनकी दोस्त थी। तो ऐसे करके अपन इनको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अपन मिलते हैं कल एक नया अच्छे टॉपिक के साथ। इसके आगे का ही पढ़ेंगे। और ठीक है, मिलते रहे, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो, अच्छे कमेंट्स कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।